एक रोज कॉलेज से छुट्टी के बाद जब गेट से बाहर निकली तो गाड़ी को ड्राइवर समेत गायब पाया। सख्त कोफ्त हुई। मेरी आदत थी कि गेट से बाहर आते ही सीधे गाड़ी में जा बैठती और ड्राइवर की जरा सी ताखीर पर चिराग पा हो जाती। तभी वांदलिस बाबा हमेशा छुट्टी से 15 मिनट कबल ही कॉलेज के गेट पर पहुंच जाता था। आज मगर करीब वो दूर गाड़ी का नाम व निशान तक न था। आध घंटे में कई बार गेट से बाहर झांका। इस तरह बार बार झांकने में सुबकी थी। तभी मेरे आंसू निकल पड़े। इसी लम्हे गाड़ी सामने से आती दिखाई दी। कार के अंदर ही में उंडलस पर बरस पड़ी। कहाँ रहे गए थे बाबा? कब की छठी हो गई है, क्यों इतनी देर कर दी? मैं रूहांसी हो रही थी शाद बेबी। पीछे किसी वजह से ट्रैफिक ब्लॉक था, तभी दूसरे रास्ते से आना पड़ा। उधर भी रैलियां निकली हुई थीं। बड़ी मुश्किल से पहुंचा हूं। दांत पेश कर मैं खामोश हो गई। अब क्या कहती? गुस्से से कंपटियां सा अलग रही थीं, पत्थर सी बनी बैठी थी। अपनी सोचों में गुम सामने सड़क पर कुछ दिखाई न दे रहा था। अचानक गाड़ी को झटका लगा और बाबा ने ब्रेक लगाई तो टायरों से जोर की आवाज बुलंद हुई। गाड़ी किसी चीज से टकराई थी और कोई हमारी कार से टकराकर एक तरफ गिरा था। तभी वो कपड़े झाड़ते हुए अलिफाटे खड़ा हुआ। इसे चोट लगी थी और कोहनियों पर रगड़ वगैरह भी आई थी। माथे पर खून की लकीर थी। मैं पहले ही गुस्से में भरी बैठी थी। ये हादसा मुझे सख्त मुस्तरिब कर गया। दांत पेश कर बड़बड़ाई। अंधे हो गए हो, देख कर नहीं चलते? अभी उग्र तो मर जाता। ड्राइवर बाबा ने चाहा कि गाड़ी से आतर कर उसको तसल्ली दे, खैरियत पूछे, मगर मुझे एक लम्हा यहां राखना गवारा ना था। तब ही मैंने चला कर कहा, वांदलिस बाबा चुल्लू चुल्लू, वो मरा नहीं है जो सर रहे हो, गलती इससे की थी। ये कहकर मैंने खिड़की से सर निकाल कर कहा, मरना हो तो कहीं और जाकर मरो। हमारी गाड़ी के सामने आकर मरने का ज्यादा शौक है क्या? वांदलिस बाबा ने मेरे बिगड़ते मोड को देखकर गाड़ी तेज कर दी और इससे पहले कहक पर 2-4 लोग इस नौजवान की हमदर्दी में इकट्ठे हो जाते, वो गाड़ी निकाल कर ले गया। मैं रास्ते में बड़बड़ाती जा रही थी। मुझे इस बात का जरा भी एहसास न था कि इस नौजवान को कितनी चोट लगी है। इसको वाकई चोट लगी थी। ड्राइवर बाबा ने बाद में बताया था। खैर मैंने कोई असर नहीं लिया और अगले दिन तक में यह वाकया जहन से महव कर चुकी थी। कुछ दिन गुजरे के एक रोज जब उम्मी अबू छत पर सो रहे थे, तकरीबन रात के 9-10 बजे फोन की घंटी बजी। मैंने कॉल सानी। इस रोज अपने तो मुझे अगले जहां पहुंचाने की ठान ली थी और फिर मेरी खैरियत भी नहीं पूछी। इस बात का करने के लिए फोन किया है। आपको हमारी गाड़ी के सामने आने को किसने कहा था? क्या मरने का बहुत शौक बढ़िए? मुझे मरने का इस कदर शौक नहीं है। आपकी सूरत देखकर खो गया था, तभी कार के रूबरू आने का पत्ता ना चला। लेकिन आपकी संग दिली देखकर हैरान हूं, क्या खूबसूरत लोग इस कदर संग दिल होते हैं। एक लम्हे को तो समझी नहीं, तब याद आ गया कि ये वही नौजवान है जो गलती से हमारी कार के नीचे आते आते बचा था। देख कर चला करो। ये कहकर मैं फोन बंद करने को थी कि मेरे कानों में आवाज आई, अल्लाह ने अच्छी शक्ल दी है तो इस पर इतना घमंड करने की क्या जरूरत है। अल्लाह चाहे तो इस अच्छी शक्ल को बदसूरत भी कर सकता है। इसकी बेहुदा गुफ्तगू सुआन कर और गुस्सा आया और मैंने फोन बंद कर दिया। जरा देर बाद फिर घंटी बजी। अब कि मैंने रिसीवर अलिफाटे कर नीचे रख दिया और जाकर लेट गई। जहन सा अलग रहा था। रात में देर तक करवटें बदलती रही। सुबह बेदार हुई तो सर में बिल का हल्का दर्द था। तबीयत मुजमहिल हो रही थी। जी चाहा कॉलेज ना जाऊं, तभी उम्मी कमरे में आ गईं और बोले, शादाब आज कॉलेज मत जाओ। तुम्हारे चचा दुबई से, उनके लिए कुछ तैयारी करना है, सामान भी खरीदने जाना है। नहा धोकर मैं तैयार हो गई और नाश्ते के बाद उम्मी ने दी के वांदलिस बाबा के साथ जाकर ये सामान ले आऊं। मैंने मुझे कुछ दूसरे काम करने हैं। मैंने लिस्ट पर नजर डाली। घर के करीब ही जनरल स्टोर था। मैंने बाब से कहा, यहीं राख कर कुछ सामान ले लेते हैं, बाकी बाजार से लेंगे।
जूं ही मैं जनरल स्टोर पर पहुंची बगैर सर अलिफाटे लिस्ट में से चीज़ों के नाम बताने शुरू कर दिए। जब सर अलिफाटे अलिफ तो सामने वही मजरूब बैठा था जो इस दिन हमारी गाड़ी से टकराया था। इसके माथे पर जख्म का निशान ताज़ा था। इसे देखकर मेरा रंग अलिफाड़ गया। उसने मुस्करा कर सलाम किया। मैं बगैर सलाम का जवाब दिए फौरन ही स्टोर से आतर आई। इसकी मुस्कुराहट ऐसी जहरीली और तंस भरी थी कि मेरा सारा वजूद भी सा अलग उठा। तब ही मैंने फैसला कर लिया कि मैं उसके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन जरूर लूंगी। अगर उसने दोबारा मुझे फ़ोन किया तो मैं उसकी शिकायत अबू से करके उसे पुलिस के हवाले कर दूंगी। मैंने तमाम खरीदारी सदर बाजार से की और जब घर पहुंची तो उम्मी को इंतज़ार में पाया। उन्होंने कहा, जल्दी जल्दी मेहमानों वाला मेरे दुरुस्त कर दो, वो लोग आने वाले हैं। चचा चची की फैमिली मुख्तसर थी लेकिन उम्मी ने तो इतना एहतमाम किया था जैसे कोई बड़ा कुंबा आने वाला हो। अम्मी का एहतमाम दुरुस्त था। चचा चची के साथ एक और फैमिली भी आई थी। ये लोग दुबई से उनके साथ आए थे। अपने कजिन राहील और उसकी बहन सोनो के साथ उनको जानती थी, मगर उनके हमरा अंकल फिदा के बेटे मंसूर और उसकी बहन माहम से मुलाकात पहली दफ़ा हुई थी। हमारे घर में रौनक हो गई। राहील हंस मुख और शोख किस्म का लड़का था, जबकि मंसूर और माहम पुरतकल्लुफ़ और लिए दिए रहने वाले थे। उन्होंने खाना खाने के बाद आराम किया और शाम को राहील ने कहा, शाद गाड़ी में बैठो, सोनू और माहम को शॉपिंग करवानी। बुवन ही हम गाड़ी में निकले, अचानक एक नौजवान सामने आ गया। वो हमारे बंगले से कुछ दावर सड़क पर खड़ा था। इस बार भी वो बच गया। मुझे इतना गुस्सा आया कि मेरे आंसू निकल आए। ये वही नामकूल था। लगता था कि वो अचानक नहीं आया बल्कि सदियों से इसी जगह साकित खड़ा था। हमारी गाड़ी के आने के लिए वो पत्थर सा हो गया था। राहील ने ड्राइवर से कहा, बाबा देखो क्या हुआ है। तभी मैंने मजनू को घूरा। वो कपड़े झाड़ते हुए हमारी तरफ देखकर मानी खेज अंदाज में मुस्करा रहा था। वो ढीठ अपनी इस हरकत पर जरा सा भी परेशान नहीं था। ये दूसरी बार है, खादिक की पना। इसे मरने का कितना शौक है। अब तो मैं जरूर उसकी शिकायत करूंगी। गुस्सा से मेरी कंपटियां सा अलग उठीं। हमारे घर मेहमान मौजूद थे। सोचा ये जाएंगे तो उसकी खबर लूंगी। मामू का घर करीब था। उनका बेटा अमजद BA में पढ़ता था। वो मिजाज का बहुत तेज था और किरदार का भी सही न था। मैं सिवम लगी कि अब्बा जान की बजाय क्यों ना मैं अमजद की खिदमात हासिल कर लूं। इस स्टोर वाले की शिकायत इसी से कर दूं। वो अपने गुंडे किस्म के दोस्तों की मदद से इसकी बीच सड़क पर ठुकाई करेंगे तो इसका दिमाग दुरुस्त हो जाएगा। अमजद तो उन कामों का माहिर था। रोज शाम को बाहर शोर सुना। तभी उनलस बाबा ने आकर बताया कि अमजद और उसके दोस्तों की किसी बंदे से लड़ाई हुई है और उन्होंने एक लड़के को सड़क पर मारा है। इस बेचारे को अस्पताल ले गए हैं। ये शांति ही मेरे पैरों तले से जमीन और आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। गुमान भी न था कि अमजद इतनी जल्दी ये काम कर देगा। बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और जाकर अपने बिस्तर पर गिर गई। ओ मेरे खादिया, ये क्या हुआ मुझे? खादियब मुझे मामले की संगीनी का शिद्दत से एहसास हुआ। खामखा मैंने एक इंसान को पिटवाया। खुदा जाने उन्होंने इसकी क्या हालत कर दी है। बाप क्या करूं, कैसे इसके अहवाल पत्ता करूं? ना चाहते हुए भी दिल बेचैन हो गया। सोचा ड्राइवर बाबा से कहूं कि स्टोर पर इस नीली शर्ट वाले का हाल पूछ। लेकिन फिर ख्याल आया, बाबा पूछेगा कि क्यों? तुम्हें किसी का हाल पूछने की क्या पड़ी है? फिर क्या करूं? सोच सोच कर हलकान हो रही थी। अब तो मुझे चीन ही नहीं आ रहा था। जब किसी कल चीन ना आया तो मैंने खुद ही इसका हाल मालूम करने का इरादा कर लिया। बगैर किसी को कुछ बताए मैं घर से निकल पड़ी। स्टोर पर पहुंची तो सामने ही राज नजर आ गया। हंसता मुस्कुराता हुआ। आज वो नीली शर्ट और काली पैंट में नहीं था बल्कि सफेद शलवार में मलबूस था। वो बिल्कुल ठीक ठाक था। यकीनन इसकी पिटाई नहीं हुई थी, वरना वो स्टोर पर ऐसे हशाश बशाश ना बैठा होता। जान लिया मैंने कि किसी और की शामत आ गई है। ये सोचते ही मेरे तन बदन में आग लग गई।
जलती सा लगती घर लौटी। अमजद आया हुआ था। कहने लगा, तुम कहाँ थीं कजिन? तुमने मुझे मरवा दिया। मैंने नीली शर्ट वाले की इतनी शामत बुलाई है कि अब मेरी शामत आ गई है। वो आदमुआ अस्पताल में पड़ा है और मुझ पर जरूर पुलिस केस बनेगा। मामू जान कहाँ है? मैंने पूछा। अब्बा जान पुलिस से मामला तय करने गए हैं। 1 लाख का चापड़ गया है। मैं क्या कहती, गुमसम और हैरत में डूबी रही। जिसको सबक सिखाना था वो भला चंगा स्टोर पर बैठा था, जिसकी शामत बुलाई गई थी, जो मुफ्त में पिट कर अस्पताल पहुंच गया था, वो बेचारा कोई और था। इत्तेफाक से नीली शर्ट और काली पैंट पहनकर स्टोर पर आ गया था। ये गलती पर गलती हो रही थी। कितना नुकसान हो गया था। मैं अंदर से सहम गई थी, लेकिन अमजद, मैं नून उसकी जानिब देखा। इसे कुछ भी मलाल ना था। वो पुरसुकून सा बगौर मेरे चेहरे को पढ़ रहा था। इसकी चुभती निगाहों के तीरों से बचने के लिए मैं फिर अपने कमरे में जा बैठी। मैंने हाथों से सर थाम लिया। वाल्लाह, ये क्या हो रहा है? मैं किसी अजाब में गिरफ्तार हो गई थी। वो रात मैंने कांटों पर बिसर की। तमाम रात मुझे नींद नहीं आई। अगले रोज दुख कॉलेज से लौटी तो पता चला कि मामू मुमानी अपने इस नाहंजार सपूत अमजद का रश्त हिलाए हैं मेरे लिए। हैरत और दुख से मेरी आंखों में आंसू आ गए इस बात का कि मामू ने मेरा रिश्ता अपने आवारा और लोफर बेटे के लिए मांगा था, जबकि उनको पता था कि मेरे वालिदैन कभी भी इस रिश्ते को कबूल नहीं करेंगे। वालिदैन ने साफ इनकार कर दिया। इस पर अमजद ने धमकी भिजवाई कि मैं शादाब को बदनाम कर दूंगा, फिर देखना कौन उसको ब्याहने आता। ये सुनकर उम्मी और अबू खून का घूंट पीकर रह गए। ऐसे में बेटी के बाप को जो करना चाहिए उन्होंने वही किया। उन्होंने मेरे रिश्ते के लिए तग वो दो शुरू कर दी, ताकि जल्द अज जल्द वो मेरे सुबुकदोश हो जाएं। मामू से भी शिकायत की गई, लेकिन वो सब चिकने घड़े थे, उन पर क्या असर होना था। ये हालात राज के हक में बेहतर फर्ज से साबित हुए। उसने अपने वालिदैन को राजी किया कि वो मेरा रिश्ता मांगे। एक महल्लेदार के तवस्सुत से ये लोग हमारे घर रिश्ता मांगने आए। राज का घराना मुद्दतों से इस यहाँ रहाइश पजीर था और तमाम महल्लेदार उनको बहुत अच्छी तरह जानते थे। वालिद साहिब को इस खानदान के बारे अच्छी रिपोर्ट मिली और लोगों ने लड़के के बारे में भी बहुत अच्छी रिपोर्ट दी। वालिद साहिब ने हर तरह से इत्मीनान करके रिश्ता मंजूर कर लिया और मेरी मंगनी राज से हो गई। मंगनी के बाद राज ने मुझसे फ़ोन पर राब्ता रखा। तकरीबन हम रोज़ बात करते थे। इसे मुझ पर पूरा भरोसा था। वो मुलाजमत की तलाश में था। कहता था, दुआ करो मुझे अच्छी मुलाजमत मिल जाए। अबू जान इसी तक वो दो में लगे हुए हैं। ये वही राज था जिसे मैंने पहली नज़र में मुस्तरद किया था। वो अब दिल में घर कर चुका था। उसने मेरे दिल में जगह बना ली थी। इससे फ़ोन पर बातें करती थी और भी अच्छा लगता था। सोचती थी जिससे नफ़रत करती थी, खुदा ने इसी को जीवन साथी बना दिया है। इसी अनहोनी हो गई है। खुदा की कुदरत है। ये भी एक दिन राज ने मुझे फ़ोन किया। इसका लहजा टूटा हुआ सा था। कहने लगा, शादाब बुरा मत मानना, एक बात कहूं। मुझे शक सा है कि कहीं अमजद से तुमने किसी मोड़ पर बेवफाई तो नहीं की। ये सुनना था कि मेरे हाथ पांव कांपने लगे और फ़ोन हाथ से छूट कर गिर गया।